लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया था, सही। और किस लिए कंस्ट्रक्ट किया था? हमने वहाँ पर देखा था कि भाई हमें वो क्या दे देता है, हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वे में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन आ जाती है कि भाई इसके दरमियान में हमारे पास क्या करता है, हमारे पॉपुलेशन का जो भी मीन है वो लाए करेगा। ये हमें वैलिडिटी मिल गई है, लेकिन वैलिडिटी हमारे पास अभी अधूरी है। वैलिड रीज़न तो मिल गया है, लेकिन अभी क्या रह गया है? लास्ट चीज़ हमारे पास, एक चीज़ याद रख के जाना, क्या रह गई है अभी? हमारे पास डिसीजन मेकिंग रह गई है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रह गया? डिसीजन मेकिंग। देखो, अगर इसको स्टेप वाइज अगर नोट कर लो तो समराइज तुम्हारे पास तुम्हारे लेक्चर ना, वो चीज़ तुम्हें पता चल जाएगी कि भाई पहली चीज़ हमने क्या किया रहा था, हमने यहाँ पर CLT यूज़ किया था, यानी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये किस लिए किया था? ये किया था तुमने नॉर्मेलिटी अजम्पशन के लिए, सही। कि कोई भी पॉपुलेशन का जैसा भी डेटा हो, जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में हो, हमें क्या करना था, हमें अजम्पशन बनानी थी कैसी, कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने वैलिडिटी ले ली किसके थ्रू? यूजिंग CI, कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू ले लिया कि अगर हम पॉपुलेशन के मीन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो प्रेडिक्शन जो है वो किसके दरमियान में आएगी, वो हमें पता चल गया। आखिरी स्टेप क्या रह गया? आखिरी स्टेप रह गया, वो रह गया हमारे पास डिसीजन मेकिंग, सही। और यहीं से तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग में ही हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आती है, ये पहले भी समझा चुका हूँ लेकिन इसको इन डिटेल देखना है, कि हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, सही। बात क्लियर है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग तुम्हारे पास, हमने कुछ इसका ओवरव्यू दिया था उसमें पिछली क्लासेस में जब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम देख रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, सही। तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की डेफिनेशन देखो हमारे पास क्या है। Hypothesis testing is a structured method used to determine if the findings of a study provide evidence to support a specific theory। यानी कि कोई भी बंदा है, उसकी एक assumption है, वो assumption को support कितना कर रहा है, वो हमारे पास जो assumption हमने suppose करी है, मिसाल के तौर पर मैंने क्या करा, मैंने suppose किया मैं क्या हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल हूँ या फिर कोई एक्सपर्ट हूँ एजुकेशनल एरिया में, और मैंने कर दिया कि भाई पॉपुलेशन में स्कूल में ना ज़्यादातर एवरेज क्या होता है, एवरेज पास आउट क्या होते हैं, 75% पे होते हैं। 75% पे बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम स्कोर करते हैं। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी स्पेसिफिक थ्योरी है, सही। एजम्पशन है, तो इसके लिए मैं क्या करने निकलूँगा, मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए निकलूँगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करेगी, सपोर्ट करेगी कि भाई एविडेंस देगी, हमें सबूत देगी कि आया कि जो मैं अजम्पशन लेके आया था कि 75% बच्चों की है, वो मेरी अजम्पशन थी ना, मेरी एक्सपर्टीज पे थी, उसको वैलिडेट करवाएगी कौन? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सही। उसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? उसकी एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है, देखो क्या है। अ टीचर अज्यूम्स that 60% of his college students come from lower middle class family। टीचर ने अज्यूम किया है, चेक नहीं किया जाके, एक एक बंदे को चेक नहीं किया, ना डेटा पे काम किया हुआ है। टीचर ने सिर्फ अजम्पशन दी कि भाई 60%, यानी कि मीन एवरेज है, कि भाई एवरेज क्या है, 60 जो है एवरेज जो आ रहा है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की है, सही, ज़्यादातर बच्चे। तो ये एक थ्योरी है, इसको एविडेंस करना है, सपोर्ट करना है, तो वो कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बात समझ में आ रही है? और नीचे देखो दूसरी क्या है, अ डॉक्टर बिलीव्स दैट 3D, यानी कि डाइट डोज एंड डिसिप्लिन इज 90% इफेक्टिव फॉर डायबिटिक पेशेंट। यानी कि एक अजम्पशन लेकर आया डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज़ की बिहाफ पे कि भाई 90% अगर ये चीज़ तीनों फॉलो कर ले एक डायबिटिक पेशेंट, तो वो 90 एवरेज जो मीन है पूरी पॉपुलेशन का, अगर उसको चेक कर ले यही आ रहा है, तो वो अजम्पशन लेकर आ गया कि भाई 90% ये इफेक्ट कर जाएगी। तो ये क्या है, ये थ्योरी लेकर आया, और उसको सपोर्ट कौन करवाएगा, उसका सबूत कौन देगा? उसका सबूत जो है वो हमें मिलेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बात क्लियर है कि डेटा साइंस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों की जाती है? एक अजम्पशन है किसी की भी, उसको वैलिडेट करना है पॉपुलेशन पे, तो पॉपुलेशन पे वैलिडेट करना है यूजिंग सैंपल। वही कहानी आ रही है
सैंपल के बिना पर हमें पॉपुलेशन पे प्रेडिक्ट करना है अपनी एजम्पशन को, तो हम वो किसके तरीके से करेंगे, वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या पैटर्न यूज होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। दो अजम्पशंस दी जाती हैं, एक दी जाती है नल हाइपोथेसिस जो कि क्या होता है एच नॉट, सही, ये तुम्हारे उसमें एमसीक्यूज़ में भी आएंगे सवालात। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, H1 और HA, यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस मैंने बताया था हमेशा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस की पहचान यही है कि वो हमेशा इक्वल टू होता है, यानी कि वो जो अजम्पशन हमने देखी थी ना 60% की, तो इसका मतलब है ये H0 हमेशा क्या होगा, ये इक्वल होगा कि डॉक्टर ने अजम्पशन करी हो या फिर टीचर ने, तो वो जो नल हाइपोथेसिस बनेगा हमेशा इक्वल होगा। और ऑल्टरनेटिव क्या होगा, क्या होगा ऑल्टरनेटिव, डायरेक्ट ग्रेटर और लेस देन क्यों आ गए, अपोजिट देखो ना इसका, सबसे पहला अपोजिट क्या होगा भाई, इक्वल है नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ही यही है कि क्या चीज़ें आ सकती हैं, ग्रेटर हो सकता है या लेस देन हो सकता है। 60% से कम होगा, मिसाल के तौर पर 58% हो गया, मैंने टेस्ट किया 58% आ गया, या फिर 60% से ज़्यादा होगा, हो सकता है 63% हो पॉपुलेशन पे, या 70 पे जा रहा हो सकता है ना। तो ये चीज़ हमारे पास ऑल्टरनेटिव पे आ जाएगी कि हम ऑल्टरनेटिव दे दें कि भाई नहीं 60 नहीं है, 60 से ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन 60 के बराबर नहीं होगा, सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास होती है इस तरीके से, कुछ भी करने जा रहे हो वो ये रहेगा। अगर 90% की बात करें डॉक्टर की, तो वो क्या हो जाएगा, वो नल हाइपोथेसिस में ऐसे आ जाएगा। बात क्लियर है। तो डॉक्टर की अजम्पशन की बात की जाए डायबिटिक पेशेंट की, तो वो 90% ऐसे लिखी जाएगी वैलिडेट करने के लिए, सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास नल हाइपोथेसिस का पैटर्न है। और यहाँ देखो डायग्राम में नज़र आ रहा है तुम्हें, तुमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसमें H0 का एक्सेप्टेंस एरिया देखो कितना नज़र आ रहा है, ये हमने डिस्कस किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल में, क्या लिखा हुआ है 95%। क्या था 95%, हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने निकाला था वो 3 तरीके के देखे थे, कौन कौन से थे, 90%, 95 और 99। और वो डेटा के बिहाफ में मैंने बताया था कि कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर इसमें बताओ पिछली जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, डॉक्टर वाली में क्या लोगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल, डॉक्टर वाली जो हमने देखी थी एग्जाम्पल, इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होना चाहिए, सेकंड, इसका मैंने एक बताया था तरीका, क्या 5% पे क्यों जा रहे हो, सिंपल नंबर पे गौर करो ना। अभी मैं 95%, 99% या 90%, क्या करोगे, नहीं नहीं 90% ये नहीं है, ये एजम्पशन वो वाली मीन की एग्जाम्पशन है, ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कंस्ट्रक्ट करने का नहीं है भाई। इसको ये जो ये 90% मीन की सपोजिशन है। मैंने एक चीज़ बताई थी ना, बिल्कुल आसान सी बताई, जब भी मैंने डॉक्टर का सवाल किया, डायबिटिक पेशेंट्स हैं और थ्योरी जो है वो दे रहा है एजम्पशन, तो उस पर ख़तरा होगा ना। तो ख़तरे में क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ना। तो कितना होगा 99%। मेडिकल, मैंने बोला था मेडिसन कंपनी कुछ भी करने जा रही हो, मेडिकल के सपोर्ट में कुछ भी हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा जाएगा, यानी कि रिजेक्शन के चांसेस क्या हो, कम हो, सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से, यहाँ पर अगर क्या हुआ, अगर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल से देखो बाहर आई कोई चीज़, तो इसका मतलब है हम अपने H0 को क्या कर देंगे, क्या लिखा हुआ है, रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि H0 रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। क्या चीज़ जो यहाँ पर हमने लिखी थी कि भाई नल हाइपोथेसिस था ना,
नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, यानी कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ तुम्हारे जहन में आएगी इसको क्यों नहीं कर रहे बात, तो इस पे जाओगे तो कन्फ्यूजन होगी। सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहो तो ख़त्म है कहानी कि भाई एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि ये है क्या, ऑल्टरनेटिव कहाँ से आ रहा है। ऑल्टरनेटिव पे ध्यान ही नहीं देना, इसलिए तुम्हारे पास स्लाइड में तुम्हें हर जगह डिसीजन मेकिंग में क्या नज़र आ रहा है, तुम्हें एच नॉट ही नज़र आ रहा है। बात क्लियर है? जो हमने पूरी अजम्पशन नॉर्मेलिटी की बनाई है उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी था, और अब उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तुम्हारे पास यहाँ पर ये आ रही है। और एक और वर्ड जो अभी मेरे जहन में आया कि भाई इसको क्लेम भी बोलते हैं, कि हमारे पास किसी टीचर ने क्लेम किया है तो वो क्या कर रहा है, एजम्पशन को क्लेम कर रहा है, यानी कि ऐसा है। सही, तो ये क्या कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है 60% है, और ये दूसरा डॉक्टर भी क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। क्लेम लेके आ रहा है, उसको टेस्ट बताएंगे कि सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताएगी। बात क्लियर है? तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से होती है, और ये सब जो तुम्हारे पास ये जो पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है ये तुम्हें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मेरे लेक्चर सीक्वेंस में चल रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं हम काम। सही, तो यहाँ पर हमारे पास देखो अब बात आ जाती है कि भाई हमें क्या करना है। हमने कॉन्फिडेंस लेवल बनाया हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया हुआ है। लास्ट क्या मैंने बोला था, नोट पैड में मैं लिख के आया था कि हमने 2 चीज़ें कर ली हैं, तीसरी चीज़ रह गई थी, वो क्या रह गई है, डिसीजन मेकिंग। सही, तो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। सही, कि हम क्या करें, रिजेक्ट करें हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को, या एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए देखो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, Z टेस्ट और T टेस्ट। तो ये टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं। कोई भी क्लेम लेके आ रहा है तो वो क्लेम लेके जब आया तो वो पहले क्या करना पड़ेगा, सैंपल निकाला, सैंपल निकालने के बाद हमने नॉर्मेलिटी अजम्पशन करी, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया, और देन क्या करा, हमने यहाँ पर इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग से डिसीजन लिया कि भाई डिसीजन आया कि सही यहाँ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। बात क्लियर है? यहाँ तक दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो रही हैं? तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो Z टेस्ट और T टेस्ट यूज़ कब करना है, उसमें यहाँ पर देखो तुम्हें नज़र आ रही हैं चीज़ें कुछ। सही, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है, Z टेस्ट कब यूज़ करना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन। सही, कि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टी टेस्ट में, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन। यानी कि टी टेस्ट भी काम वही करेगा, जेड टेस्ट भी काम सेम करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि चीज़ें क्या पता होनी चाहिए उस पर डिपेंड करता है। और एक जो चीज़ मैं तुम्हें बता के आया था, सैम्पल साइज, वो क्या है, n इज़ ग्रेटर देन 30, यानी कि सैंपल का साइज़ हमारे पास 30 से ज़्यादा है तो हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे Z टेस्ट पे। और अगर इन केस हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास 30 के बराबर सैंपल है या फिर छोटा है, कम है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, टी टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सही है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारे पास होते हैं तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पर इन चीज़ों को अप्रूव करोगे। अब यहाँ देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड, डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन क्या है, नॉर्मल और लार्ज सैंपल। क्या करोगे, किसको यूज़ करोगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल स्पेशली फॉर स्मॉल सैंपल साइजेस। यानी कि अगर सैंपल साइजेस हैं और वो क्या हो रहे हैं, वो तुम्हारे पास नॉर्मल बन रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास स्मॉल सैंपल साइजेस पे अप्लाई करोगे टी टेस्ट। सही, बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर और यूजेज तुम्हारे पास वही है कि भाई तुम्हें क्या करना है, हमें पॉपुलेशन पे प्रेडिक्ट करना है, वो यूजेज हमें पता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है, समझ में आ रहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये 2 टेस्ट इस्तेमाल होने हैं और उनकी ये रिक्वायरमेंट है। सही, अब यहाँ एक सवाल ही नहीं किया तुमने जो तुम्हें करना चाहिए था। इस स्लाइड में एक सवाल बनता है, बताओ क्या सवाल बनता है? वो ये वाला सवाल बनता है, इन डिफरेंसेस में कोई एक क्वेश्चन बनता है कि
ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी? क्या? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट लिखी हुई है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन। अब सवाल क्या बनता है कि भाई पॉपुलेशन पे तो प्रिडिक्ट करना है, पॉपुलेशन तो है ही नहीं, क्या है? सैंपल है। तो इसमें बेंचमार्क सेट करना है, गिवन होगा। ये एक्चुअल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही। जिस पे प्रिडिक्ट करने जा रहे हो उसका कैसे करोगे? जब उसका ही करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, तो ये तो सब साइड पे कर दो सारा काम। ये चीज़ क्या है? प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड करता है। अगर जेड तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें कोई दे रहा है कि भाई ये पॉपुलेशन का मीन है, मीन तो कैसे पता चल रहा है? मीन ये रहा, मीन तो हमारे पास ये रहा। ये हम एजम्पशन ही लेकर आ रहे हैं, एजम्पशन लेकर आ रहे हैं, ये तो हमारी सोची हुई एजम्पशन है, इसको वैलिडेट करना है, मीन हमारे पास है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे रिप्रेजेंटेशन होगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर स्कूल है तो स्कूल में हमारे पास अभी आगे के स्टूडेंट्स पे प्रिडिक्शन देनी है, तो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा ना हमारे पास, प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होगा। सही। तो ये डिपेंड करता है। अब कंपनी की भी एग्जांपल अगर लें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करनी है, उस पर एजम्पशन बनाइए, तो पिछले कस्टमर्स का क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। आगे आने वाले कस्टमर्स पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन पे क्या बिहेवियर होगा। सही। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि क्या एजम्पशन में क्या बेस करता है, क्या होता है। तो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा से तुम्हारे पास क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये केस जो है वो तुम्हारे पास बहुत कम हो पाता है, तो तुम क्या करोगे? तुम फिर किसकी तरफ चले जाओगे? अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारे पास नया डेटा है, नया ही डेटा है, हिस्टोरिकल है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? तुम्हारे पास दूसरी चॉइस है कि भाई तुम टी टेस्ट पे जाओ, सैंपल है। बात क्लियर है? तो सवाल ढूंढा करो। सवाल जब ढूंढोगे ना, जब तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट होगा, तो वो गेट ही उस वक्त होगा कि हाँ, क्या हमारे पास क्या चीज़ क्या बन रही है, कैसे। सही है भाई, ये क्लियर है तुम्हारे पास? ये चीज़ तुम्हारे पास तुम्हें समझ में आ रही है? अब इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें जेड टेस्ट अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में ना, ऊपर देखो क्या हेडिंग डली हुई है, विथ नो प्रायर पॉपुलेशन। हमारे पास पॉपुलेशन है ही नहीं, तो क्या करेंगे? पॉपुलेशन ही नहीं है, तो हमारे पास देखो यहाँ वर्ड यूज़ होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, बेंचमार्क। बेंचमार्क सेट करते हैं। वो बेंचमार्क क्या था? वो जो डोज डाइट वाली थी एग्जाम्पल, उसमें 90% था, और एजम्पशन में पहला क्या था? 60%। वो बेंचमार्क है, वो मीन हमारा बेंचमार्क सेट हुआ हुआ है। बात क्लियर है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये वर्ड होता है बेंचमार्क का, तो ये याद रहे तुम्हें। और नीचे जो तुम्हें मैं बता रहा था, कंपेयर दिस ईयर्स स्टूडेंट टू लास्ट ईयर्स स्टूडेंट, यानी कि प्रीवियस डेटा, प्रीवियस डेटा का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। बात क्लियर? और आगे आने वाले स्टूडेंट्स पे क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, तो वो प्रेडिक्शन दे सकते हैं एजम्पशन पे। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर तुम्हारे पास तुम क्या करते हो, ये चीज़ें तुम अप्लाई करते हो कि भाई हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है या फिर हमें बेंचमार्क सेट करना है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें सारी मिल सकती हैं। हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करें तो हमारे पास हाइपोथेसाइज मीन आ जाएगा। मतलब हमें पिछली चीज़ों को देख के क्या करना है, सारी चीज़ें आगे क्या करना है, वो प्रिडिक्शन बनानी है। तो ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल ये रही पास्ट 5 ईयर्स की। और इसी तरीके से अगर बेंचमार्क में आगे देखो, तो तुम्हारे पास यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो हो रहे हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, तो उससे भी बेंचमार्क सेट हो सकता है। ये सब एजम्पशंस जो बना रहे हो ना, वो चीज़ें वैलिडेट करने के लिए कि एजम्पशन ला रहे हो तो कहाँ से लेकर आ रहे हो। सही। तो वो बेंचमार्क होगा तो ही एजम्पशन तुम्हारी आगे टेस्ट होगी। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव थे तो पास मार्क्स हमें पता है क्या होता है, 50% होता है। तो पास मार्क्स पे हम क्या कर सकते हैं, बेंचमार्क सेट करके आगे के आने वाले स्टूडेंट्स या फिर क्या परफॉर्मेंस हो सकती है उस पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आया कि इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी। क्लियर है बात? तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एच नॉट इज इक्वल्स टू 50। क्लियर है? सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास पायलट स्टडी अलग है। पायलट स्टडी में अब तुम खुद गेट करके बताओ क्या है पायलट स्टडी में। पायलट स्टडी में क्या हो रहा है,
जैसे उसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी कि हम एक इंडस्ट्री के रूल पे चल रहे हैं। यहाँ क्या है पायलट स्टडी में? हाँ लेकिन किसका किसका बेंचमार्क लिख रहा? नहीं, पायलट स्टडी कहोगे किसको? ये समझ में आ रहा है तुम्हें? यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स की बात की हुई है, तो ये पॉपुलेशन है सैंपल है? सैंपल है। पायलट स्टडी उसको कहते हैं कि तुम सैंपल का ही क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, तो वही बेंचमार्क सेट करके चल लो। क्लियर है? तुमने क्या किया, सैंपल थे 50 स्टूडेंट, उन्हीं का मीन निकाल लिया और वो मीन क्या आ गया 68। तुम्हारे पास अगर नहीं है, तुम्हें वैलिडेशन है, तुम्हारे पास कोई इंडस्ट्री गाइडलाइन नहीं मिल रही, सही, तुम्हें ये नहीं मिल रहा हिस्टोरिकल, तो तीसरा स्टेप क्या है कि तुम यहाँ पर आकर आखिरी हल बचा तुम्हारे पास ये वाला कि तुमने सैंपल का ही क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया और उस पर वैलिडेट कर लिया, उस पर बेंचमार्क सेट करके काम कर लिया। और दूसरी चीज़ अगर ये हो तो बहुत ही अच्छा है, क्या है? डोमेन एक्सपर्ट इनपुट। कोई डोमेन एक्सपर्ट है तो वो टीचर हो सकता है या पुराना कोई काम करने वाला हो सकता है जिसको हर चीज़ का आइडिया होगा किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो क्या करेगा, वो बेंचमार्क बताएगा कि भाई उसको आइडिया है, उसको एक्सपीरियंस है, तो वो बोल देगा कि भाई 65 से ऊपर जो है वो क्या होता है, परफॉर्म एडिकेटली, यानी कि बेस्ट एवरेज परफॉर्मेंस काउंट की जाती है, सही, 65 से अबव, तो डोमेन एक्सपर्ट ये बता रहा है, सही। और यहाँ तुम्हारे पास परसेंटाइल्स है चौथे नंबर पे, क्या है, सैंपल के बिहाफ पे। परसेंटाइल का मतलब क्या है, सिंपल सा, मीडियन। 50 पर मीडियन को कैलकुलेट कर लो, वो परसेंटाइल निकल गया, किस पे, सैंपल पे। जैसे मीन किया था वो पायलट स्टडी थी, और ये क्या है, ये परसेंटाइल, सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये सारे बेंचमार्क सेट होंगे, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी। और इसमें तुम्हारे पास अब जेड टेस्ट कैसे किया जाता है, जेड टेस्ट को देख लेते हैं कि जेड टेस्ट हमारे पास देखो दो चीज़ें बनी हुई है, दो टॉपिक्स, एस डी इज़ नोन और एस डी इज़ अननोन, यही मेन मेजर डिफरेंस था ना जेड टेस्ट और टी टेस्ट का। तो हमने यहाँ पर अगर इसको खोल लें, इसका मतलब है इसकी जेड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। अब वो नोन है, वो दिया जाएगा, वो मिलेगा, तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, सही। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिसीजन लेना है जो एजम्पशन है उसके बिहाफ पे, सही। तो अब यहाँ पर सारे काम ऊपर वाला हमने किया हुआ है, हमने ये वाली चीज़ें सारी सब कुछ की हुई हैं कि भाई हम क्या कर रहे थे ऊपर टोटली, हमें उसके आगे से देखना है कि हमारे पास अगला जो काम है वो क्या होगा। मैं इसको रन कर लूँ यहाँ तक हम रन करके आ जाएं इसको, और इसके बाद तुम्हारे पास ये हो गई सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बनी हुई थी। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है, क्या लिया हुआ है, सैंपल डेटा। अब ये क्या कोई नया स्टेप नज़र आ रहा है तुम्हें? ये निकाला हुआ है इसी के अंदर का स्टेप, बात क्लियर है? ये इसी के अंदर का स्टेप निकाला हुआ है। यहाँ क्या हो रहे थे, यहाँ बहुत सारे सैंपल्स के मीन्स निकल रहे थे, उस पे ग्राफ बन रहा था। और टेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग में एक सैंपल उठाते हैं डिसीजन लेने के लिए, वो एजम्पशन बनाने के लिए था, एजम्पशन बन गई। अब टेस्ट करना है तो टेस्ट किस पे किया जाएगा, एक सैंपल पे किया जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ जो तुम निकाल रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो, ये तुम पॉपुलेशन डेटा जो भी है उसके अंदर से सैंपल साइज मेंशन करके तुम क्या कर रहे हो, सैंपल निकला हुआ है और एक सैंपल निकला हुआ है, सैंपल डेटा निकला हुआ है, वो एक सैंपल पे काम करना है, उसी चीज़ को देखना है। तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें मीन सैंपल डेटा आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर देखो तो हमारे पास यहाँ पर ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये सब पुरानी वाली चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास टोटल सैंपल मीन्स कैलकुलेट, ये क्या हुआ है, ये सैंपल मीन्स है, इसको नहीं देखना हमें, ये टोटल सैंपल मीन्स है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकला हुआ है। यहाँ ये जो चीज़ आ रही है, इसको जब जेड टेस्ट पे आएंगे अभी नीचे, इसको उस वक्त समझेंगे कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये हमने कंस्ट्रक्ट किया कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये करके आए थे कॉन्फिडेंस इंटरवल, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था। इसमें हमें इसने बता दिया
कि भाई 68.07 और यहाँ पर 66.03 मैक्सिमम, इसके दरमियान में तुम्हारा पॉपुलेशन मीन होगा। और पॉपुलेशन का मीन अगर निकाल के चेक कर लो तो यही कह रहा है, यानी कि तुम्हारा सैंपल यही बता रहा है। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस पॉपुलेशन डेटा का क्या निकाल लूँ, मैं अगर मीन निकाल के चेक कर लूँ तो मुझे वही चीज़ मिलेगी कि मैंने यहाँ पर मीन का फंक्शन यूज़ करके पॉपुलेशन डेटा दे दिया और इस पे यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, इसको एग्जीक्यूशन दे दी। तो देखो क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर ही आ रहा है ना पॉपुलेशन का मीन। तो जितने ज़्यादा सैंपल, जितना बड़ा साइज़, वो तुम्हारी एजम्पशन को प्रूव करने में जाहिर सी बात है कि 100% तुम्हारी 99% चांसेस है कि वो सही होने वाली है। बीच में ही आ रहा है ना, उसी के अंदर ही लाए कर रहा है तुम्हारी जितनी भी एजम्पशन थी 67 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारे पास आगे देखो, अब जो तुम हाइपोथेसिस दे रहे हो वो हाइपोथेसिस देना किस तरीके से, वो यहाँ पर आ रहा है। तो देखो H0 पे हमारे पास किस तरीके से हमने देना है। यहाँ सवाल पढ़ो कि Z टेस्ट इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। क्या लिखा हुआ है सवाल, आर द एवरेज एग्जाम स्कोर्स ऑफ द सैंपल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, यानी कि पॉपुलेशन मीन से डिफरेंट है या नहीं है, ये चेक करना चाह रहे हो। और किसने पॉपुलेशन मीन की एजम्पशन क्या करी है, बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या सेट किया, 75 तुमने अपना बेंचमार्क सेट किया है, वो पिछली जो तुम्हें 5 चीज़ें दिखाई हैं उसके बिहाफ पे। और यहाँ तुम देखो क्या रख रहे हो, आर द एवरेज एग्जाम स्कोर्स इज इक्वल टू द पॉपुलेशन, यानी कि इक्वल है पहला, और नीचे क्या है, नॉट इक्वल। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इसी को टेस्ट करते हुए आगे चल रहे हो तुम। यहाँ पर देखो पॉपुलेशन मीन का मतलब क्या हुआ, मैंने अजम्पशन बेंचमार्क सेट कर ली 75 सेट कर ली। फिर उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर सैंपल मीन निकाल रहे हैं। तो अब ये चीज़ें निकालते हुए तुम्हें ये जहन में आएगा कि यार ये क्यों निकाल रहे हैं हम, ये इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई Z टेस्ट का फॉर्मूला यही होता है। क्या होता है वो, कुछ इस तरीके से होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, ये होता है। ये है ना। अब इसमें बताओ ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिखा हुआ। बताओ एक एक करके बताओ। हमजा, एक्स बार क्या है और म्यू क्या है, मीन की वैल्यू है, और एक्स बार पॉपुलेशन है, और नीचे सिग्मा क्या है, सिग्मा मशाइल तुम बताओ सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल का क्या, सैंपल का साइज, वही नंबर ऑफ सैंपल्स। एक्स बार क्या है, एक्स बार देखो अभी निकाला है, अभी नीचे तुम देखते हुए आए थे एक वेरिएबल बना हुआ था। एक्स बार हमारे पास क्या है, एक्स बार है सैंपल मीन, सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या होगी, जो सैंपल डेटा है ना वो ये है। फॉर्मूला किस लिए दिखाया है, फॉर्मूला इसलिए दिखाया है कि तुम ये जो कैलकुलेशन चल रही है ना ये तुम्हें समझ में आए। यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है, ये आ रहा है सैंपल मीन, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारी ये आ गए एक्स बार, सही। दूसरी चीज़ तुम्हारे पास क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास अभी नहीं है, इसको यहाँ पर रहने दो। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एस से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ नहीं है। तुम्हें इस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो ना Z टेस्ट, उसमें क्या चीज़ है, सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ इसको अभी यहाँ देखना ही नहीं है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें ये चीज़ पता ही नहीं है, अभी रहने ही दो, इसको हटा ही दो। यहाँ जो दो चीज़ें हैं ये तुम्हारे काउंट, पॉपुलेशन मीन अभी देखा है क्या था, म्यू, म्यू पॉपुलेशन मीन हो गया, और यहाँ क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है फॉर्मूले में, सिग्मा।
और सैंपल साइज क्या लिखा हुआ था, सैंपल साइज ऊपर वाला होगा, कौन सा, अगर यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर ये जो दिया वो कितना बना रहे थे हम, हमारे पास सैंपल साइज 38 का। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी बताओ, ऐसी फिंगर पे क्या क्या है फॉर्मूले में, सैंपल मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन मीन है, सैंपल साइज है या नंबर ऑफ सैंपल्स। सही, 4 चीज़ें हैं टोटल, तो वो 4 चीज़ें याद रहेंगी तो तुम्हें जेड टेस्ट याद रहेगा। क्लियर है बात भाई? सैंपल मीन, सैंपल साइज, पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सही, तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लिया है पॉपुलेशन मीन, ये रहा, ये आ गया हमारे पास म्यू। सही, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, ये क्या आ गया, सिग्मा। सही, और तुम्हारे पास तीसरी चीज़ हमारी क्या थी, सैंपल मीन थी। सही, तो सैंपल मीन हमारे पास कहाँ से आ रहा है, सैंपल मीन हमारे पास आ रहा है विद द हेल्प ऑफ सैंपल डेटा। सही, जो एक सैंपल निकाला है उसी का मीन कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब एक जहन में ये भी आ सकता है, बिल्कुल ही हमारे पास एक सवाल ये भी आ सकता है ना, 75 को देखें और सैंपल के डेटा को क्या देख लें, उसका मीन देख लें, दोनों को मैच करके देख लें, पता चल जाएगा हमारे पास ज़्यादा है कम। तो ऐसे नहीं करना। सही, वो जो वैलिडेशन निकालोगे वो रिज़ल्ट गलत आएगा। जेड टेस्ट हमें किसी और तरीके से पैटर्न से बताता है। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो अब क्या कर रहे हो, ये जो तुम्हें फॉर्मूला था ना, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने वहाँ लिखा है पेंट पे, ये वही फॉर्मूला नज़र आ रहा है। अगर तुम उसको फिट करो तो वही चीज़ें निकल के आएंगी। पहली क्या चीज़ है, अब उल्टा बताओ, जो मैंने पेंट में लिखा था ना वैसे बताओ, यहाँ तो लिखा है ना सब। ये क्या है, सैंपल मीन स्टैंड्स फॉर एक्स बार, माइनस पॉपुलेशन मीन स्टैंड फॉर म्यू, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन क्या है, सिग्मा, डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एन, छोटा एन हमारे पास इसके अंदर आ रहा है सैंपल साइज। सही, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारी जेड स्टेट वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, जो तुम्हारे जेड टेस्ट में वैलिडेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग में काम आती है। क्लियर है बात? और इसमें ही अगर देखो ना, जो मैं तुम्हारा छोड़ के आया था ऊपर, इस फॉर्मूले में वो चीज़ शामिल है जब भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन नहीं करी थी। ये जो नीचे तुम्हें पार्ट नज़र आ रहा है ना, कौन सा पार्ट, इसका, यही क्या है, वो जो ऊपर तुमने लिखा हुआ देखा था, स्टैंडर्ड एरर। क्लियर है बात? ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, एरर कम से कम होना चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है, एरर कम से कम होगा तुम्हारा क्लोजर टू ज़ीरो, क्लोजर टू ज़ीरो होगा, इसका मतलब है तुम्हारी वैल्यू एच नॉट जो है वो कहाँ लाया करेगा, तुम्हारे एक्सेप्टेंस रीजन में लाया करेगा। क्लियर है बात? बात क्लियर है भाई? यहाँ पर तो तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास ये चीज़ें आएंगी। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्टली इसको सब चीज़ों को रन कर देता हूँ, तो मेरे पास जेड स्टैटिक सेव हो गया। सही है, जेड टेस्ट जेड स्टैटिस्टिक्स वैल्यू सेव हो गई है, और वो वैल्यू कुछ हमारे पास आएगी, उसको हमें क्या करना है, उसको आगे हमने कंपेयर करना होगा। देखो कंडीशन क्या लगानी होगी, ये लगानी, क्या है, जेड स्टैट है, उसको चेक करना है ग्रेटर देन जेड क्रिटिकल। इसके बिहाफ पे तुम अपना एच नॉट रिजेक्ट करोगे या तो एक्सेप्ट करोगे। भाई तो देखो हमारे पास यहाँ तक क्लियर है भाई, किसी के सरदे तो नहीं जा रहा, क्योंकि लंबा है, इसको बीच में छोड़ दिया, थ्योरी पढ़ाऊँ फिर अगली क्लास में प्रैक्टिकल थोड़ी पढ़ाऊँगा। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक दिमाग में फिट हो गई सारी चीज़ें, सब चीज़ें फिट हो गई हैं। तो अब इसके बाद देखो जेड स्टैट आ गया, सही है, इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, क्रिटिकल। ये क्या है, अब ये गेट करो, ये तो अब तुम खुद बता सकते हो, ये क्या है, अल्फा।
कॉन्फिडेंस लेवल में जो डिस्कस इंटरवल में डिस्कस किया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब 0.05 क्या शो कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल सेलेक्ट किया हुआ है, 95%। सही है। 0.01 करोगे तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा, 99%। और 0.10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90%। सही है। ये वैल्यूज लिखी थी स्लाइड में, स्लाइड में तीनों वैल्यूज लिखी हुई थी। तो ये सब तुम्हारे पास अभी क्या कर रहे हो, नॉर्मली मैंने कहा था कि इसी पे काम होता है, किस पे, 95% पे, 0.05 पे, 0.05 पे होता है। तुम्हारी ये जो वैल्यू आएगी ना Z क्रिटिकल, वो किस तरीके से आएगी, वो तुम्हारे पास यहाँ पर Q नॉर्म से आती है। सही है। Q नॉर्म तुम्हारे पास क्या निकाल के दे रहा है, ये तुम्हारे पास वैल्यू जो निकाल के देगा ना, वो यहाँ मैं खोल के बता देता हूँ कि हमारे पास एक जो स्टैटिशियन है, पूरा उन्होंने क्या बना के रखा हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये टेबल 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है। जो Z क्रिटिकल वैल्यू होगी ना, वो इसी के दरमियान होगी। अब वो मैं इसमें नहीं ढूंढूंगा, मुझे इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना R का Q नॉर्म का फंक्शन यूज़ करना है, और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू यही रिप्रेजेंट करेगी जो यहाँ तुम्हारे पास आएगी। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू आएगी Z क्रिटिकल, और वो इस टेबल में अंदर एग्जिस्ट करती होगी। क्लियर है बात। अब टेबल कहाँ से आया, क्यों बना, ये हमें डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत है। तुम्हारे जहन में यही फिट हो जाए तो बहुत है, टेबल कहाँ से आया उसको तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पर Z क्रिटिकल में देखो क्या कर रहे हो, 1 माइनस अल्फा बाय 2 कर रहे हो। क्लियर। तो 1 मतलब क्या है तुम्हारे पास, 100% पूरा एरिया रिप्रेजेंटेशन, और इसमें माइनस अल्फा बाय 2 क्या कर रहे हो, यानी कि इंटरसेप्ट कट करने वाला काम। सही। इसको आसान अल्फाज में यही समझ लो कि ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्मेलिटी अजम्पशन चल रही है, और उसमें 1 था पूरा एरिया, ये पूरा 1 है। अब अल्फा बाय 2 कर रहे हो, इसका मतलब है आधा हिस्सा यहाँ से कट करना है और आधा हिस्सा यहाँ से कट करना है। क्लियर है बात। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ Z क्रिटिकल वैल्यू माइनस की होगी कुछ, वो आने वाली है, वो ये है, और यहाँ क्या होगा, अपर में जा रही होगी तो पॉजिटिव में आ जाएगी। यानी कि वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमारे पास Z क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारी ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हो रही होगी कि हमारे पास यहाँ बन रहा है, यही कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ और दोनों वैल्यूज़ को देखूँ, तो देखो Z स्टेट वैल्यू एक आएगी और हमारे पास Z क्रिटिकल वैल्यू आएगी। तो देखो Z स्टेट क्या आ रही है, -15.44, और Z क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है, 1.95 आ रही है। लेकिन इसमें हमने स्ट्रिंग में क्या डाल दिया, प्लस माइनस। क्यों डाला, अभी मैंने तुम्हें डायग्राम में बना के दिया कि लोअर लिमिट में क्या होगा, नेगेटिव, और अपर में पॉजिटिव। क्लियर है बात। तो इसलिए हमारे पास ये जो दे रहा है ना, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तुम्हारे 2 टेल्ड की, ये 2 टेल्स निकल के आ रही हैं तुम्हारे पास। सही है। तो ये 2 टेल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस और प्लस। क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से ये 2 वैल्यूज हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरी Z स्टैट की वैल्यू Z क्रिटिकल से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये किस एरिया से बाहर जा रहा है, यहाँ जाएगा या फिर यहाँ चला जाएगा। सही है। इंटरवल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, क्रिटिकल वैल्यू के बाहर सारी चीज़ें हो रही होंगी। ग्रेटर का मतलब यही है, ग्रेटर होगा तो ये एक्सेप्टेंस रीजन से बाहर चल रहा होगा। सही है। और अगर क्या होगा, इसका उलट होता है, तो क्या होगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फेल टू रिजेक्ट लिखा हुआ है। अब ये क्या है, एक्सेप्टेंस का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता डेटा साइंस में, क्या यूज़ किया जाता है, फेल टू रिजेक्ट। इसका मतलब क्या है दूसरे अल्फाज में,
एक्सेप्ट ही कर रहे हो एच नॉट को। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारे पास नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना और फेल्ड एक्सेप्ट करना, उसको ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, द एवरेज एग्जाम स्कोर इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। और यहाँ क्या है, द एवरेज एग्जाम स्कोर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। यही लिख के आए थे ऊपर हम, यहाँ पर यही था, इज इक्वल्स टू द पॉपुलेशन मीन और इज नॉट इक्वल टू द। सही? तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि रिजेक्शन में कुछ आ रही है स्टेटमेंट और यहाँ पर एक्सेप्टेंस में कुछ आ रही है। तो हमारे पास देखो ये जेड स्टेट क्या निकल के आया हुआ है, -15। -15 हमेशा रूल होता है कि जेड स्टेट को हम जेड टेस्ट में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट में रखते हैं। ये हमने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में देखा था कि हमारे पास हमेशा जो कोई भी वैल्यू हो वो क्या आती है, पॉजिटिव फॉर्म में बन के आती है। सही? वो पॉजिटिव फॉर्म में बन के आती है, यानी कि -15 नहीं कंसिडर होगी, वो क्या होगी, 15 कंसिडर होगी। क्लियर है बात? तो 15 कंसिडर होगी और 15 की बेस पे हमारे पास यहाँ पर वो एक चीज़ दे देगा, क्या दे देगा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, द एवरेज एग्जाम स्कोर इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन में। यानी कि भाई जो नल हाइपोथेसिस हमने किया था वो गलत है, बेंचमार्क हमने 75 सेट किया था वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू द आवर डेटा सेट वो क्या था, हमारे पास जो मीन आ रहा था पॉपुलेशन का वो कितना आ रहा था, 67 पॉइंट। और वो डेटा अभी समझो अननोन है, वो हमें नहीं पता है, हम सैंपल पे देख रहे हैं। सैंपल कितना था, 38 बच्चों का सैंपल था और उस पर मैंने वैलिडेट थ्योरी अपनी टेस्ट करके बता दी कि ये, और ये असली में अगर क्या हुआ, ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हमारे पास रिजल्ट आएगा कि भाई 75 से मैच नहीं कर रहा। अब वो हमारे केस में क्या है, अगर यहाँ देखो तो अगर फाइनल रिजल्ट मेंटेन करो तो वो क्या होगा, एच नॉट तो गया तो क्या आएगा, एच ए। और ऑल्टरनेट में भी क्या हुआ, ऑल्टरनेट में हमारे पास ये था ना कि हम क्या बोल रहे थे, नॉट इक्वल टू 75। और अगर पॉपुलेशन के मीन को अगर हमें देखें जाके तो वो क्या हो रहा है, 75 से लेस देन आ रहा है। सही है? तो लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। वो तो अभी हम इस तरीके से देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा डेटा मौजूद है। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा जेड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती है। सही? तो अब उसमें एजम्पशन कुछ भी बना सकते हो, किसी भी एजम्पशन पे टेस्टिंग कर सकते हो। सही? तो प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ तुम्हारे पास, तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी समझ में आ जाएगी कोई भी थ्योरी बना। सही? तो तुम्हें काम कहाँ से करना है, काम यहीं से करना है। काम इतना सही है लेकिन काम समझ में आना चाहिए।